So guys, let's discuss this question. Question is, when marginal revenue is constant and not equal to zero, then total revenue will also be constant. इसके लिए we need to know the journal relationship. We need to know the journal relationship between टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू के बीच की मुझे जर्नल रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। एंड इसकी जर्नल रिलेशनशिप याद करने के लिए कुछ नहीं याद करना तुम्हें यार, टीपी और एमपी की अगर याद है ना प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर से, तो वही वैसी ही सेम रिलेशनशिप इन दोनों की भी है। ठीक है, और रिलेशनशिप याद है तो इसका आंसर भी बहुत आराम से दे दोगे क्वेश्चन का। पहले रिलेशनशिप बनाते हैं यहाँ पे, मतलब ग्राफ बनाते हैं उसका, टी आर एम आर एंड एक्स एक्सिस पर आता है आउटपुट सोल्ड, या सिर्फ आउटपुट भी लिख दो तो भी चल जाएगा। क्या होता है, टी आर इनिशियली इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा एंड देन फॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम टी आर के नेचर को। पहले इंक्रीज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, पहले इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है, देन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा है टी आर, एंड देन उसके बाद इसने क्या करा है, उसके बाद टी आर जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि, और एम आर का नेचर कैसा है, एम आर का नेचर है इनिशियली इंक्रीजेज, अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा एम आर, देन फॉल करेगा, नेगेटिव यहाँ पर जीरो पे आएगा एंड देन उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एम आर राइज कर रहा है, उसके बाद एम आर अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचा, फॉल करना स्टार्ट करा, उसके बाद ज़ीरो लेवल पर पहुंचा एंड देन नेगेटिव हो गया। ये किसका नेचर है, एम आर का। तो ये जो तीनों फेजेस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज, तीनों फेजेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज में एम आर राइज कर रहा है, टी आर राइज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, सेकंड फेज में एम आर फॉल कर रहा है, टी आर राइज कर रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट, और टी आर राइज कर रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर टी आर मैक्सिमम, उसके बाद फॉल। यहाँ पर थर्ड फेज में एम आर जीरो हुआ एंड देन उसके बाद नेगेटिव हो गया। ये सारा रिलेशन नहीं बताना हमें, हमें पूछा गया कि व्हेन एम आर इज कॉन्स्टेंट एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर एम आर जीरो है, बट ये एक लेवल है जहाँ पर एम आर अपने मैक्सिमम लेवल पर है। तो जब भी कोई पॉइंट अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है ना, तो वो उसका कांस्टेंट लेवल भी कहलाता है। तो इस लेवल पर ही अपने कांस्टेंट लेवल पर है, इस वाले पॉइंट पर। अब यहाँ पर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, जब ये अपने कांस्टेंट लेवल पर है तो टी आर अपने कांस्टेंट लेवल पर नहीं है, टी आर तो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है। मतलब टी आर देखो, पहले इंक्रीजिंग रेट पर राइज कर रहा था, फिर डिक्रीजिंग रेट पर कर रहा है, बट कर तो राइज रहा है ना, कोई कांस्टेंट स्केल पर तो नहीं आया। कांस्टेंट स्केल पर यहाँ जाकर आया इस पॉइंट पर, बट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये राइज ही कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन एम आर इज कॉन्स्टेंट, जब एम आर कॉन्स्टेंट था एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ए नाम दे देते हैं इसे। तो पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जब हम टी आर की तरफ गए तो हमने देखा कि उस पॉइंट पर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ए, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम टी आर पर गए तो हमने देखा टी आर विल ऑल्सो भी कॉन्स्टेंट नहीं है। उस पॉइंट पर टी आर इज राइजिंग और टी आर इज इंक्रीजिंग। तो मैंने अपने रिलेशनशिप या मैंने ग्राफ पर क्या देखा कि इस पॉइंट पर टी आर तो कांस्टेंट नहीं है, टी आर राइज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब एम आर कॉन्स्टेंट है तो टी आर भी कॉन्स्टेंट होगा, बट ऐसा नहीं है। जब एम आर कॉन्स्टेंट होता है तो टी आर राइज करता है या टी आर इंक्रीज करता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, थैंक यू।